5 दिसंबर 1945 दिन के 2:10 का समय था जब फ्लोरिडा की एनएएस फोर्ट लॉडरडेल ट्रेनिंग यूनिट से अमेरिकी नेवी के 5 आईटीबीएम एवेंजर्स एयरक्राफ्ट्स ने अपने रूटीन मिशन के लिए उड़ान भरी। और इस रूटीन मिशन का नाम था फ्लाइट 19। ये वही फ्लाइट 19 है जिसके बारे में पहले एपिसोड में बताया गया था। इन लड़ाकू विमानों में अमेरिकी नेवी के 14 जवान थे। फ्लाइट लीडर्स के प्लेन में 2 क्रू मेंबर्स थे और बाकी बची चारों प्लेन्स में 3-3 क्रू मेंबर्स थे। इन सभी 4 क्रू मेंबर्स के पास विमान को उड़ाने और नेविगेशन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। ये फ्लाइट मिशन नेवी के रोजाना होने वाले दूसरे रूटीन मिशन जैसा ही था। हाँ, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये रूटीन मिशन यूएस नेवी के इतिहास का एक ऐसा रहस्य बनने वाला है जो कभी नहीं सुलझेगा। फ्लाइट 19 के पहले प्लेन ने तकरीबन दोपहर के 2:02 पर उड़ान भरी और बाकी बचे चारों विमानों ने 2:08 पर उड़ान भरी। रूटीन मिशन को लगभग 1.5 घंटे बीत चुके थे और अब समय था विमानों के घर वापसी का। नेवी और एयरफोर्स में लड़ाकू विमानों को कुछ कोड नेम दिए जाते हैं जिनके जरिए ये विमान आपस में संपर्क करते हैं। फ्लाइट 19 को लीड करने वाले विमान का कोड FT-28 था और इस विमान को चला रहे थे अमेरिका की तरफ से कई वॉर्स का पार्ट रहे लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर। टेलर एक अनुभवी पायलट थे और वो यहाँ के हर रास्ते से वाकिफ थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये रूटीन मिशन टेलर की जिंदगी का भी आखिरी मिशन होने वाला है। घड़ी में करीब 3:45 का समय हुआ था। नेवी हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसर्स फ्लाइट लीडर के रिटर्न कॉल का इंतजार कर रहे थे और कॉल आया भी, लेकिन ये कॉल वापसी के लिए नहीं था। टेलर ने नेवी फ्लाइट्स को रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश की थी जिसे FT-74 नाम के विमान को उड़ा रहे एक सीनियर इंस्ट्रक्टर ने रिसीव किया। मदद के लिए भेजे गए इस मैसेज में टेलर कहते हैं कि मेरे दोनों कंपास खराब हो गए हैं और मैं वापसी के लिए फ्लोरिडा के पोर्ट लॉडरडेल का रास्ता ढूंढ रहा हूं। उस समय आज की तरह टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि सैटेलाइट या फिर रडार सिस्टम की मदद से आसानी से विमान की लोकेशन का पता लगाया जा सके। ऐसे में विमानों के लिए कंपास बहुत ज़रूरी चीज़ हुआ करते थे और इसलिए उस समय उड़ने वाले विमान अक्सर अपने साथ 2 कंपास रखा करते थे। लेकिन फ्लाइट 19 को लीड करने वाले विमान FT-28 के तो दोनों ही कंपास खराब हो चुके थे। ये विमान समुद्र के ऊपर 23,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और घर वापसी का रास्ता तलाश कर रहा था। इसी दौरान समुद्र में मौसम और ख़राब हो गया और दिन ढलने के साथ विमानों के लिए रास्ता ढूंढना और भी मुश्किल होता जा रहा था। इसी दौरान सेंटर की तरफ से FT-28 को निर्देश दिए जाते हैं कि वो सूरज की दिशा में तब तक आगे बढ़ता रहे जब तक उन्हें मियामी पोर्ट नहीं मिल जाता। लेकिन मौसम इतना ख़राब हो चुका था कि FT-28 का ये विमान अपनी दिशा का सही अंदाज़ा लगा ही नहीं पाता। वहीं फ्लाइट 19 के दूसरे विमानों के भी अचानक कंपास काम करना बंद कर जाते हैं और फ्लाइट लीडर के अलग हो जाने के बाद इनके लिए वापस जाना मुश्किल हो जाता है। फोर्ट लॉडरडेल स्टेशन से ऑफिसर्स इन विमानों से लगातार संपर्क करने की कोशिश करते हैं और निर्देश देकर लगातार इन विमानों को सलाह देते हैं कि ये विमान अपने रेडियो सिग्नल्स को चेंज करें और मदद के लिए अपने आसपास की फ्रिक्वेंसी को कैच करने की कोशिश करें। पर कुछ समय बाद सभी 5 विमानों से सिग्नल पूरी तरह टूट जाता है और इसके बाद इन विमानों को क्या हुआ इसका कोई पता नहीं चला। इस घटना के तुरंत बाद फ्लाइट 19 विमानों को ढूंढने के लिए 2 PBM सी प्लेन्स भेजे गए, लेकिन ये विमान भी समुद्र में गायब हो गए। और जब ये 2 समुद्री विमान भी वापस नहीं आए तो इस घटना की जानकारी जल्द ही नेवी हेडक्वार्टर भी पहुंचा दी गई, जिसके बाद नेवी और कोस्ट गार्ड इन विमानों की खोज में निकल गए। दूसरे दिन सुबह 6 दिसंबर को अमेरिका की यूनिवर्सल प्रेस में रिपोर्ट छपी कि नेवी के 5 लड़ाकू विमान और उन्हें ढूंढने गए 2 और विमान गायब हो गए हैं और आज सुबह नेवी के कई 100 विमान और जहाज फ्लोरिडा के सागर में इन्हें ढूंढ रहे हैं। फ्लोरिडा में इन विमानों की खोज के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। आर्मी जमीन और समुद्र दोनों जगह इन विमानों की तलाश कर रही है। यही नहीं, इन 5 विमानों को ढूंढने के लिए यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर सोलोमोन्स 25 से 30 विमानों के साथ अटलांटिक सागर में इन विमानों की खोज कर रहा है। ये इतिहास का सबसे बड़ा एयर और सी सर्च ऑपरेशन था। यूएस नेवी ने अपने कई जहाज़ों और विमानों को फ्लाइट 19 के विमानों को ढूंढने के लिए अटलांटिक ओशन में भेजा था, लेकिन पूरा समुद्र छान मारने के बाद भी इन विमानों का
कुछ पता नहीं चला। इन विमानों का इस तरह गायब हो जाना इसलिए भी अजीब बात थी क्योंकि 1945 तक अमेरिका अपनी नेवी और कोस्ट गार्ड को काफ़ी बढ़ा चुका था और जिस जगह ये विमान गायब हुए थे वो फ्लोरिडा से ज़्यादा दूर नहीं था। ऐसे में ये काफ़ी हैरानी की बात थी कि ये विमान समुद्र में गायब हुए और किसी देश की नेवी ने इन्हें नहीं देखा। लेकिन ये घटना बरमूडा ट्रायंगल में न तो पहली बार थी और न ही आखिरी। 1945 तक बरमूडा ट्रायंगल में दर्जनों जहाज और विमान और हजारों लोग गायब हो चुके थे। लेकिन बहुत खोजबीन के बाद भी यूएस नेवी और एयरफोर्स को यहाँ पर किसी की लाश तक भी नहीं मिली। इस जगह पर हुई रिसर्च में पाया गया है कि जो जहाज और विमान यहाँ पर गायब हुए उन सभी ने लगभग एक ही तरह की समस्याओं का सामना किया था। जो जहाज या विमान यहाँ गुम हुए थे उन्होंने अपने आखिरी मैसेज में कंपास और रेडियो के खराब होने की बात कही थी। इन सभी जहाज़ों ने यहाँ पर तूफान का सामना भी किया था जिसकी वजह से जहाज और विमान अक्सर रास्ता भटक जाया करते थे। वहीं 1950 तक अमेरिका की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी थी, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में विमानों और जहाज़ों के गुम होने का सिलसिला अभी भी चल रहा था। 1954 में इसी इलाके के पास 54 लोगों को ले जा रहा एक और विमान गुम हो गया था। इसके बाद साल 1955 में कॉनमेरा 4 नाम की एक यॉच बरमूडा देश से करीब 400 मील दूर बरमूडा ट्रायंगल आकर डूब गई। जांच करने पर पता चला कि ये यॉच तट पर बंधी हुई थी और चक्रवात के साथ तट से बहकर इतनी दूर आ गई थी। लेकिन अगर यॉच चक्रवात के साथ बहकर इतनी दूर आ गई थी तो भी वो इसी जगह पर आकर क्यों डूबी? क्या बरमूडा ट्रायंगल के पानी में कुछ ऐसा था जो यहाँ आने वाले जहाज़ों को डुबो देता था, या फिर इसके पीछे का सच कुछ और ही था?